हेलो नमस्कार हेलो एवरीवन वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये है हमारी एमपीजीके की क्लास। आप बिलीवर बैच से हैं तो भी इस क्लास को देख रहे होंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीजीके इन बैचेस पर भी ये क्लास चल रही है। तो हर बैच के भैया हर एक स्टूडेंट्स को नमस्कार, हेलो और वेलकम। जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं भाई, आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, ये जो क्लास रहने वाली है इसमें हम पहले रिवीजन करेंगे, देन फिर आगे की ओर जो है वो हम बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हेलो हेलो पायल, हेलो। अब 1 मिनट लगेगा सबको जुड़ने में, तो तब तक बढ़िया वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन फिर हम रिवीजन करेंगे मध्य प्रदेश के गठन का। और उसके बाद हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो 1 मिनट के आसपास करीब वेट करना पड़ता है। तब तक कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए भाई, बहुत जल्द हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस लाने वाले हैं। और करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में रखेंगे। और अगर सब लोगों का सहयोग रहा तो लाइव रख देंगे, और अगर सहयोग नहीं रहा तो रिकॉर्डेड फिर जो है वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। पर अब बहुत जो है वो दूर नहीं है वो दिन। थोड़े ही दिनों में हम जो है वो करंट अफेयर्स आप तक पहुंचा देंगे। अभी करंट अफेयर्स आप तक जो है वो फाइल के फॉर्म में पहुंच रहा होगा, लेकिन अब उससे बेहतर तरीके से पहुंचेगा। हेलो बीना, हेलो हेलो हेलो। अभी थोड़ी देर पहले हमने हेलो किया था। एक बार और सब लोगों को भाई नमस्कार। बस सब लोग जुड़ जाएं जल्दी से, तो फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पता नहीं भाई क्या हो गया, कुछ लोगों का वेट करें क्या करें समझ नहीं आ रहा है। 10 मिनट का ब्रेक दिए थे। एक सेकंड भाई, जरा चेक कर लें। हेलो उर्वशी, हेलो हेलो हेलो। उर्वशी, पिछली क्लास समझ में आई या नहीं आई? और पायल, आप भी बताओ, आपको क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? दोस्तों, आप सब लोगों को क्लास में जो है वो बीच बीच में अपने सिनॉप्सिस भी बनाने हैं। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है। हेलो नीलू, हेलो हेलो। देखो क्या है, आपको ना दो तरीके आप अपना सकते हो। या तो आप क्लास के साथ अपना नोट्स बनाते हुए चलो, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिल जाएगा। लेकिन अपनी नोट्स अपनी होती है भाई। ठीक है, अपनी हैंड रिटन नोट्स अपनी हैंड रिटन नोट्स होती है, उसका अलग मजा है। ठीक है, वही आनंद है पढ़ाई का। वो प्राउड मोमेंट रहता है, हमारी नोट्स कंप्लीट हो गई, एक अलग मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो। जैसे अपना घर होता है। आप कितना भी किराए के मकान में रह लीजिए, अपना घर होता है। ठीक है, वो वही दीवारें हैं, वही छत है, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी तो होता है ना। तो अपनी नोट्स हमें बनानी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्लास के साथ बना लो, या तो फिर क्लास के बाद बना लो। मैं आपको कहूंगा क्लास के बाद बनाओ। एक बार क्लास इत्मीनान से लगा लो, एक पेज ले लिया करो, रफ पेज, ताकि थोड़ा सा हाथ चलता रहे आपका, ताकि थोड़ा दिमाग जो है वो आपका इधर उधर भटके ना। लेकिन एक बार जब क्लास लग के हो जाती है, या एक काम क्या करो, लाइव क्लास चलती है थोड़ी स्लो स्लो चलती है, तो लाइव क्लास के साथ अपनी एक नोट्स बना लिया करो। और फिर क्या किया करो, अगले दिन जैसे आज रात में क्लास लगाए तो कल उठ के अपन क्या करेंगे, पहले लगाएंगे फिजिक्स की क्लास, और फिर उसके बाद करेंगे अपन रिवीजन। तो रिवीजन में आज जो क्लास आप पढ़ रहे हो, इसको सुबह जाके थोड़ा स्पीड तेज कर लेना उसकी। 1.5 कर लो या 1.75 कर लो। साथ में अपनी नोट्स भी रख लो जो कि बन चुकी है। अब आपको नोट्स नहीं बनाना है, अगली बार नोट्स भी खोल लिए जो अपन ने सिनॉप्सिस बनाए थे, अपना शॉर्ट में बनाना है नोट्स। और लेक्चर भी चल रहा है, फट से रिवीजन अपन ने कर लिया, ये अपना काम हो गया डन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया उर्वशी को? बिल्कुल बिल्कुल, है ना उर्वशी, क्या है धीरे धीरे समझ में आएगा। एक दो दिन बस दिक्कत जाती है ना। पायल भी जो है वो बाद में जुड़ी है, लेकिन अब पायल को देखो बहुत अच्छे से सब समझ में आने लगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा 2-4 दिन नयापन रहता है, क्योंकि अपन अब एकदम नए आए हैं अभी इसमें। बाकी ऑलमोस्ट अपने इस बैच में जो है वो सब नए लोग हैं। ठीक है, चलिए।
भाई आज की इस क्लास को अब शुरू करते हैं। अब लगभग सब लोग आ चुके हैं। मुझे ना आप लोगों का इंतजार करना पड़ा आज। और कौन कौन आ चुका है भाई? भारती भी आ चुकी है और सब लोग आ चुके हैं। प्रिंसी भी आ चुकी है। चलिए चलिए भाई, प्रिंसी और भारती अगर आप लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं तो जो चैट के साइड में ऑप्शन है प्राइवेट का, उसे ऑल कर लो तो बाकी लोगों की कमेंट भी आपको दिखने लगेगी और आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है। हेलो भारती। चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ। दोस्तों पहले टॉपिक को समझिए। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन, मतलब कैसे हमारा एमपी जो है वो बना है। और हमने परसों बात की थी कि मध्य प्रदेश का गठन हम जो है वो बहुत हिस्ट्री से शुरू करेंगे। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, एकदम गहराई में जाके पढ़ेंगे ताकि अंदर से अंदर का क्वेश्चन भी एमपी का हमारा गड़बड़ ना हो। तो मध्य प्रदेश 1740 से लेकर दोस्तों 2026 तक किन किन घटना चक्र से होकर गुजरा, कैसे बना, कैसे टूटा, कैसे संभला, आज की इस क्लास में हम फिर से देखेंगे। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले समझिए कि मध्य प्रदेश के गठन को चार अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं, मतलब चार स्टेप में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कल जो क्लास लगाई थी उसमें आजादी के पहले मध्य प्रदेश देखा था। आजादी के पहले मतलब 1740 से लेकर दोस्तों 1947 तक। 1740 से 1947 तक एमपी की क्या स्थिति थी वो हमने पहले कल देखी है। अगर ये रिवीजन बढ़िया हो जाता है, हमारे पास पर्याप्त समय बचेगा, तो फिर हम आज आजादी के बाद मतलब 1947 से 1956 तक एमपी का क्या स्वरूप था वो समझेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों 1956 से लेके सन 2000 तक मध्य प्रदेश कैसा था वो हमें समझना है। और सन 2000 के बाद छत्तीसगढ़ एमपी से टूटकर अलग हो जाता है, तो फिर एक नया मध्य प्रदेश हमें देखने को मिलता है। वो फिर हम देखेंगे 2026 तक कैसा रहा। 2000 से लेके 2026 तक क्या स्थिति रही वो हम जो है वो देखने वाले। तो कल हमने केवल पहला पॉइंट समझा है, आज हम इसका दूसरा पॉइंट जो है वो भी समझ लेंगे। तो हमारे दो पॉइंट हो जाएंगे। देन फिर हमारी जो कल की क्लास रहेगी दोस्तों, कल की क्लास में हम इन सब चीजों को देखेंगे। ऐसे मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश का गठन जो है, मध्य प्रदेश का जो गठन है वो तीन क्लासेस का चैप्टर है भाई। बिल्कुल, संस्कार समझ के साथ मजा भी। बढ़िया भाई। और पढ़ाई करने का असली जो आनंद है ना वो इसी में है। जब आप पढ़ाई के साथ मजा ढूंढ लेते हो तो पढ़ाई फिर बोरिंग नहीं लगती है, समय पानी की तरह बहता है। एग्जाम जो है वो हवाओं की तरह बस निकलने लगते हैं, फटाफट आपका सिलेक्शन होता है। और जो लगातार मेरी बातों को फॉलो करते हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से अब धीरे धीरे समझ में आ ही रही है। चलिए आज की क्लास को रिवीजन के साथ हम शुरू करने वाले हैं। और चलिए भाई देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है वो हमने क्या देखा था कल? हमने देखा था भाई दोस्तों आजादी के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। मैंने कुछ ऐसे आपको समझाया था दोस्तों। मैं आपको लेकर गया था सीधे 1700 में। आज से दोस्तों ये चल रहा है कितना, 2026। तो आज से दोस्तों 326 साल पहले 1700 में मध्य प्रदेश कुछ ऐसा हुआ करता था। ये हुआ करता था पूरा मध्य प्रदेश, लेकिन हालांकि इसको मध्य प्रदेश कहते नहीं थे क्योंकि उस समय तो राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। जैसे ये जो ऊपर वाला भाग है ये ग्वालियर कहलाता था, जहां सिंधिया लोगों का शासन था। ये इंदौर था जहां होलकर लोगों का शासन था, तो यहाँ सिंधिया, यहाँ होलकर। भोपाल भी एक अलग राज्य हुआ करता था जहां पर बेगमों का शासन हुआ करता था। विंध्य अलग क्षेत्र था, यहां भी राजा हुआ करते थे। और बघेल खंड में भी बघेल राजा हुआ करते थे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा राज्य था गोंडवाना, जहां पर गोंड लोगों का शासन था। तो 1700 में मध्य प्रदेश जैसी कोई हमें जो है वो भौगोलिक संरचना या राजनीतिक रचना देखने को नहीं मिलती है। अलग अलग रियासतें देखने को मिलती है। और इसी के नीचे जहां आज महाराष्ट्र है वहां हुआ करता था मराठाओं का शासन। मराठा और गोंडवाना इस मध्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति उस समय हुआ करते थे। और मराठा लगातार गोंडवाना पर आक्रमण करते रहते थे। मराठा गोंडवानों पर आक्रमण करते रहते हैं और इसी क्रम में 1740 में मराठा शासक राघोजी प्रथम गोंडवानाओं को हराकर गोंडवाना पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और इस प्रकार गोंडवाना किसमें शामिल हो जाता है? गोंडवाना शामिल हो जाता है किसमें? मराठाओं में। कब? 1740 में। तो हमने देखा कि आजादी के पहले 1740 से हम कहानी शुरू कर रहे हैं दोस्तों।
1740 ईस्वी में मराठा राजा राघोजी प्रथम गोंडवाना को जीत लेते हैं और इस प्रकार दोस्तों जो गोंडवाना एक अलग रियासत हुआ करती थी, अब वो किसके अधीन आ गई है? मराठाओं के अधीन जो है वो आ गई। हेलो रितिका, हेलो। चलें फिर आगे की बात करते हैं भाई। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर देखिए ये व्यवस्था बढ़िया चलती रही। गोंडवाना पर किसका कब्जा हो गया? मराठाओं का। मराठा राज्य और इधर सेंट्रल इंडिया तक फैल गया। भाई उस समय अंग्रेज भी तो भारत आ गए थे। जब अंग्रेजों को ये बात पता चली कि मराठाओं का क्षेत्र बढ़ गया है तो अंग्रेज बिल्कुल घबरा गए। अंग्रेजों ने कहा भैया अगर मराठा जो है वो ऐसे बड़े होते रहे तो एक दिन तो मराठा हमें ही निपटा देंगे। तो इसके पहले कि पौधा जो है वो पेड़ में कन्वर्ट हो, उन्होंने कहा मराठाओं को हमको खत्म करना है, क्योंकि अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन प्रस्तुत करता था? मराठा। और इसीलिए इन सब प्रतिद्वंदिता के चलते अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध लगातार हो रहे थे। अंग्रेज और मराठाओं के बीच में दोस्तों 3 युद्ध लगातार हुए हैं जिसको एंग्लो मराठा युद्ध कहते हैं। पहला और दूसरा युद्ध फिलहाल चर्चा का विषय नहीं है, वो हम मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ेंगे। फिलहाल बात हो रही है मध्य प्रदेश में 1818 में एंग्लो मराठा युद्ध तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब होता है? 1818 में। और इस तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेज मराठाओं को हरा देते हैं और मराठाओं को हराने के बाद अंग्रेज क्या कहते हैं कि भैया तुमने वो जो क्षेत्र जीता है गोंडवाना क्षेत्र, किससे? गोंडों से। ये अभी मराठाओं ने 1740 में गोंडवाना जीता था ना, अंग्रेज कहते हैं हमको यही चाहिए। पूरी कहानी समझो। 1740 में राघोजी प्रथम नाम का मराठा शासक गोंडवाना को जीत लेता है। अंग्रेजों के साथ फिर आगे चल के इनकी लड़ाई होती है और अंग्रेजों से जब मराठा हार जाते हैं, कब? 1818 में। तो फिर अंग्रेज उनसे वही क्षेत्र मांग लेते हैं जो इन्होंने गोंडवाना से जीता था। अंग्रेज उस क्षेत्र को नर्मदा और सागौर कहते थे। हम उसको क्या कहते थे? नर्मदा और सागर। और अंग्रेज लोग क्या कहते थे? नर्मदा और सागर। तो अंग्रेज मराठाओं से ये सेंट्रल इंडिया का नर्मदा और सागौर मांग लेते हैं जो एक समय गोंडवाना का हुआ करता था। फिर वो बाद में मराठा का हो गया और बाद में चल के वो अंग्रेजों ने उसको ले लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा हमें नर्मदा और सागर दे दो और तुम लोग अपना काम करते रहो। तो भैया जब ये एंग्लो मराठा युद्ध हुआ तो मराठाओं को संधि के लिए मजबूर किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने नर्मदा और सागर अपने पास रख लिया और नागपुर और विदर्भ मराठाओं को वापस दे दिया, जहां पर भोंसले लोग जो है वो शासन करने लगे। यहां पर मराठाओं की एक जो ब्रांच है, ठीक है, जैसे ये गायकवाड़ हो गए, सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, भोंसले हो गए, ये लोग सब मराठाओं से निकले हैं भैया। ठीक है, तो मराठाओं से ही एक ब्रांच उनकी निकलती है भोंसले, वो नागपुर और विदर्भ में शासन करने लगे और सागर नर्मदा किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा जो एंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने मराठा को हरा दिया था। और किस मराठा को हराया था? अप्पाजी भोंसले को हराया था। किसको हराया था भैया? अप्पाजी भोंसले को हराया था। और अप्पाजी भोंसले ने नागपुर विदर्भ अपने पास रख लिया और सागर नर्मदा किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। तो इस प्रकार अब इस हमारे मध्य प्रदेश में अंग्रेजों की एंट्री हो गई। अब आगे क्या होता है? आगे दोस्तों क्या होता है? 1818 से लेके 1854 तक यही व्यवस्था चलती रहती। 1818 से 1854 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? यहां पे ग्वालियर में सिंधिया लोग शासन कर रहे थे, यहां इंदौर में होलकर लोग शासन कर रहे थे, बीच में भोपाल की बेगमें शासन कर रही थी, यहां विंध्य में विंध्य के राजा शासन कर रहे थे, बघेलखंड में बघेला शासक थे। अंग्रेजों के पास ये येलो कलर का सागर नर्मदा आ गया था और इधर नीचे नागपुर विदर्भ किसके पास हुआ करता था? भोंसले के पास हुआ करता था। व्यवस्था बढ़िया चल रही थी। पर अंग्रेज तो और फैलना चाहेंगे ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया? 1853 में अंग्रेज गवर्नर डलहौजी था उस समय, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति ला दी। और हड़प नीति में उन्होंने एक नियम ये बना दिया कि अब अगर कोई राजा जिसका कोई पुत्र नहीं है, अगर वो पुत्र गोद लेता है, अगर ऐसा कोई राजा है जिसका कोई पुत्र नहीं है और अगर वो पुत्र गोद लेता है तो उसके गोद लिए हुए पुत्र को अधिकार नहीं दिया जाएगा। पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ ऐसा है, हिंदू परंपरा के अनुसार अगर कोई राजा किसी बच्चे को गोद ले लेता है तो उसे राजा के वास्तविक पुत्र के बराबर का अधिकार मिलेगा, मतलब वो अगला राजा बन सकता है। अंग्रेजों ने कहा हम नहीं मानते, अगर आप कोई बच्चा गोद लोगे
तो आपका बच्चा जरूर रहेगा लेकिन वो अगला राजा नहीं बनेगा। ठीक है, इससे बहुत सारे राजाओं को दिक्कत होने लगी क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे राजा निसंतान थे। तो जो भी ऐसा राज्य था जहां के राजा निसंतान हुआ करते थे, अंग्रेज उसे अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। और अंग्रेज गवर्नर डलहौजी ने कौन सी नीति लेकर आ गए? हड़प नीति जो है वो लेकर आ गई थी। और इस हड़प नीति के कारण अंग्रेजों ने क्या किया? नागपुर विदर्भ को सागर नर्मदा क्षेत्र में मिला लिया। अच्छा, ये नागपुर विदर्भ कौन सा? वो अप्पा जी भोसले का। अप्पा जी भोसले से इन्होंने सागर नर्मदा ले लिया था और नागपुर विदर्भ दे दिया था। अब क्या कहा कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। किसको कहा? अप्पा जी भोसले के वंशज। अप्पा जी भोसले का बेटा था, लेकिन उधर अप्पा जी भोसले की डेथ हो जाती और अप्पा जी भोसले का वंशज राघोजी थर्ड राजा बन जाता है। तो राघोजी थर्ड निसंतान था। तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया राघोजी थर्ड तुम तो निसंतान हो, अब तुम गोद भी ले लोगे बच्चे को तो हम उसको अगला राजा नहीं मानेंगे। तुम भले उसको राजा मानो, हम तो नहीं मानेंगे। और हम इस राज्य को अपने राज्य में मिला रहे हैं। और नागपुर विदर्भ को किस में मिला लिया? सागर नर्मदा में मिला लिया। अब जैसे ही अंग्रेजों ने ये सागर नर्मदा क्षेत्र में मिलाया, बाकी जो रियासतें हुआ करती थी, बाकी रियासतें ग्वालियर, इंदौर, भोपाल की बेगम है, बघेलखंड, विंध्याचल, इनको अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया, हम इतने खतरनाक लोग, हम वार्निंग देते हैं और सीधे मिला लेते हैं। हम तुमको एक प्रस्ताव दे रहे हैं। अंग्रेजों ने इन लोगों को कहा कि हम तुमको एक प्रस्ताव दे रहे हैं, तुम एक काम करो, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। किसकी अधीनता? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लो। तो जो ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, भोपाल की बेगम थी, विंध्य और बघेलखंड की रियासतें थी, इन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया और अंग्रेजों ने इन्हें प्रिंसली स्टेट बना लिया। अब ये प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं? प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है कि यहां पर राजा ही शासन करेगा। शासन जो है वो शाही शासन रहेगा, रॉयल जो फैमिली है वही शासन करेगी, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? अंग्रेज। मतलब अंग्रेज इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर इन रियासतों को जो है वो संभालने लगे। ठीक है, अब देखिए, जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो क्या हुआ? 1857 की क्रांति होने वाली है, क्योंकि भाई बहुत सारे राजाओं का राज्य अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। और इधर ये सब रियासतों की भी स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि ये सब रियासतें किसके कंट्रोल में चल गई? अंग्रेजों के। अब 1857 की क्रांति का माहौल बनने लगा। तो 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेजों की स्थिति कुछ ऐसी थी। क्या स्थिति थी? ग्वालियर में सिंधिया लोग, इंदौर में होलकर लोग, भोपाल में बेगम लोग, विंध्य और बघेलखंड में जो वहां के राजा लोग। ये पूरा का पूरा येलो वाला भाग कहने को बस दिख रहा था कि सिंधिया, बेगम, होलकर शासन चला रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा शासन अंग्रेज ही चलाया करते थे। बस डायरेक्ट नहीं चलाया करते थे, प्रिंसली स्टेट बनाकर इनडायरेक्ट चलाया करते थे। और इस क्षेत्र को मैनेज करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? यहां पर एक एजेंसी बना ली, जिसको हम कहते थे सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जो कल मैंने पढ़ाया था। और इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी का काम हुआ करता था अंग्रेजों के प्रिंसली स्टेट या अप्रत्यक्ष शासित क्षेत्र को संभालना। और इसका रेजिमेंट, इसमें एक रेजिमेंट बना दिया अंग्रेजों ने, एक अधिकारियों की टुकड़ी बना दी, सैनिकों की टुकड़ी बना दी, और उसमें एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जिसका नाम था हैमिल्टन। तो ये जो येलो वाला भाग है वो अंग्रेज जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पर संभालने लगे। और ये जो ग्रीन कलर का भाग है, जहां पे सागर और नर्मदा क्षेत्र पहले अंग्रेजों ने जीत लिया था, और भोसले लोगों से क्या ले लिया था? विदर्भ ले लिया, और इस पे प्रत्यक्ष शासन ये करने लगे। कौन? अंग्रेज लोग। इस बीच हो जाती है 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। तो जरा सा हम चूक गए, झांसी की रानी को सपोर्ट नहीं मिल पाया। ठीक है, अलग अलग मोर्चे पर हम विफल हो गए, इस वजह से 1857 की क्रांति फेल हो गई। और 1857 की क्रांति फेल हो गई, लेकिन अंग्रेजों को यह बात दूर दूर तक पता चल गई कि ऐसी क्रांति अगर दोबारा हुई तो अंग्रेजों को हारना पड़ेगा और अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर यहां से उड़ जाएगा। ये बात जब लंदन पहुंची तो वहां की जो महारानी थी, उन्होंने यहाँ की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे डांटा और कहा कि तुम ये कैसा शासन कर रहे हो, तुम्हारी लापरवाही के चक्कर में भारत से हाथ मुझे धोना पड़ेगा। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस बंद करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगा दिया और कहा कि भैया 1 नवंबर 1958 से अब भारत में सीधे कौन शासन करेगा? महारानी। कहां की महारानी? लंदन की महारानी, इंग्लैंड की महारानी। और इस प्रकार इंग्लैंड की महारानी ने 2 नवंबर 1861 को, ध्यान देना इस डेट को, 2 नवंबर 1861 को, ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा है,
इस सागर, नर्मदा और विदर्भ क्षेत्र को मिला के क्या बना दिया, सेंट्रल प्रोविंस बना दिया, जिसे कहा गया मध्य प्रांत। शॉर्ट में हम कहते हैं इसे सीपी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। ठीक है, तो 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस बन गया। और पहली बार हमें यहां पर एक नाम देखने को मिलता है मध्य प्रांत में, सीपी। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस। तो जो अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल वाला हिस्सा हुआ करता था, अंग्रेज ने उसको क्या कहना शुरू कर दिया, सेंट्रल प्रोविंस। इसको कुछ नहीं कहा, इसको यहां सिंधिया, होलकर, बेगम सब शासन कर रहे हैं, करने दो। और इस सेंट्रल प्रोविंस में अंग्रेजों ने कमिश्नरी क्षेत्र लागू कर दिया और जबलपुर वाले हिस्से को महाकौशल कह दिया। ये सब मैंने कल बताया था, वो आप देख लेना। चलो, इस प्रकार अगर हम देखें तो 2 नवंबर 1861 को क्या हुआ, 2 नवंबर 1861 को अंग्रेजों ने क्या किया, 2 नवंबर 1861 को ये जो येलो कलर वाला हिस्सा है इसे प्रिंसली स्टेट बना लिया, और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसे सेंट्रल प्रोविंस बना लिया। और इस सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी किसे बनाई, नागपुर से। क्या बात समझ में आ रही। अब उसके बाद अंग्रेज नहीं रुके भैया, अंग्रेज इसी तरीके से शासन करते रहे और शांतिपूर्ण तरीके से शासन चलता रहा, बीच में थोड़े बहुत परिवर्तन ये करते रहे। अब अंग्रेजों ने देखा कि भैया हमारी जो सीमा है वो इधर हैदराबाद से टकराने लगी। दोस्तों, इनकी जो सीमा है वो किससे टकराती थी, हैदराबाद से। और हैदराबाद के निजाम पावरफुल हो रहे थे। अब अंग्रेजों के सामने वही स्थिति पैदा होगी कि जैसे पहले मराठा चुनौती खड़ी कर रहे थे, वैसे अब कौन चुनौती खड़ी कर रहे हैं, निजाम। तो उन्होंने कहा निजामों से निपटना पड़ेगा। लेकिन ये सीधे निजामों से नहीं निपटना चाहते थे, क्योंकि अब तुम्हें भी पता है कि अगर लड़ाई तुम किसी से करते हो, तुम जीतो या हारो, नुकसान दोनों का होता है। तो इन्होंने कहा कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जो है वो निजामों से रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, हमको बरार क्षेत्र अपना दे दो। हैदराबाद का एक इलाका हुआ करता था बरार। अंग्रेजों ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करने की योजना बनाई और 1903 में बरार क्षेत्र किराए पर ले लिया। बरार क्षेत्र किससे किराए पे ले लिया, निजामों से। अच्छा, उस समय निजाम कौन था, महबूब खान। तो महबूब अली खान हैदराबाद का निजाम था। अंग्रेजों ने महबूब अली खान को कहा कि साहब, हम आपसे आपका एक क्षेत्र किराए पे लेना चाहते हैं, उस क्षेत्र का नाम है बरार, 25 लाख रुपए साल का किराया देंगे, आप हमें बरार क्षेत्र दे दो। महबूब खान ने कहा ले लो भाई। महबूब खान भी अपनी चौड़ में था, उन्होंने कहा निजाम है, हम हमें कोई थोड़ी ना हरा सकता है। तो उन्होंने अंग्रेजों को बरार क्षेत्र 1903 में किराए पे दे दिया। अंग्रेज तो ऐसे ही करते थे, अंग्रेज पहले किराए पे चीजें ले लिया करते थे और धीरे से फिर उस क्षेत्र को हड़प लिया करते थे। जैसे आज चाइना क्या करता है, चाइना ऐसे ही तो करता है, किसी गरीब देश को बहुत ज्यादा लोन दे देता है और फिर वो क्षेत्र उससे हमेशा के लिए ले लेता है ना। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया, बढ़िया अपना काम चलाते रहा। वो 1903 से लेके 1936 तक निजामों को किराया देते रहे। और जैसे ही 1936 में समय आया, उस समय क्या हुआ, निजाम कमजोर हो गए, क्योंकि निजाम थे थोड़े लेजी। तो जो महबूब अली खान है ना, जिसने किराए पे दिया था, वो लेजी आदमी था, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उससे निजाम कमजोर हो गए। और निजामों की कमजोरी का फायदा उठा के अंग्रेजों ने, डेट याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 24 अक्टूबर 1936 को जो बरार क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया, जो किराए पे लिया था उस पर कब्जा कर लिया। और इस प्रकार ये जो ऊपर वाला येलो कलर वाला इलाका है, इस पे तो अंग्रेजों का पहले से ही कंट्रोल था, इनडायरेक्ट कंट्रोल। ग्वालियर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, भोपाल में बेगम, बिंद बघेलखंड, यहाँ पे अंग्रेज इनडायरेक्टली शासन कर रहे थे। ये जो ग्रीन वाला इलाका है इसको सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं हम, जो कि 2 नवंबर 1861 को महारानी ने बना दिया था। और अब बरार भी किसमें शामिल हो गया है, बरार भी शामिल हो गया है किसमें, सेंट्रल प्रोविंस में। कब, 24 अक्टूबर 1936 को। और इसे मिलाकर अंग्रेजों ने क्या कहना शुरू कर दिया, सीपीएन बरार। और इस प्रकार दोस्तों हमें मध्य भारत में, भारत के बीचों बीच हमें एक राज्य देखने को मिलने लगा जिसको कहते हैं सीपीएन बरार। और आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो हम मध्य प्रदेश का पुराना नाम बताते हैं सीपीएन बरार। और वो सीपीएन बरार कैसे बना, वो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, 1740 से लेके 1936 तक की। कठिन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां से क्वेश्चन आने लगे हैं, पिछले 2-3 एग्जाम जो हुए 2025 में हुए थे एमपी के, उसमें यहां से क्वेश्चन 1-2 देखने को हमें मिले।
तो इस प्रकार भाई जो सेंट्रल प्रोविंस है वो कब बना है, वो बना है 2 नवंबर 1861 को, और जो बरार है वो कब शामिल हुआ है, 24 अक्टूबर 1936 को। और दोनों मिलकर क्या बना, सीपीएन बरार। और 1936 से लेके 1947 तक, भारत की आजादी तक, 1936 से लेके 1947 तक आपको यहां पर एक राज्य देखने को मिलेगा जो क्या कहलाएगा, सीपीएन बरार कहलाएगा। बाकी ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, भोपाल में बेगमें, विंध्या और बघेलखंड में रियासतों में राजा शासन किया करते थे। और ये जो सीपीएन बरार है, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, नागपुर। तो यहां तक की चीजें हमने देखी थी। अब मुझे बताओ कि यहां तक की चीजें जो है वो किस किस को बढ़िया समझ में आई है। और जो नए लोग हैं भाई, जैसे कौन हो गया, उर्वशी हो गई, और इसके अलावा प्रिंसी हो गई। तो प्रिंसी और उर्वशी आप दोनों क्या करना, इसके पहले वाली क्लास एक बार लगा लेना, है ना। ये लेक्चर नंबर 11 है। आप लोग क्या करोगे, लेक्चर नंबर 10 आपको देखना है, कल की क्लास थी, रिकॉर्डेड अवेलेबल है अपने ऐप में। तो बढ़िया क्या करना, आज रात में इस क्लास के बाद उस क्लास को देख लेना एक बार। जो मैंने अभी रिवीजन करवाया वही मैंने पूरा इत्मीनान से पढ़ाया। एक बार मेहनत कर लोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को भी चीजें बनने लगेगी, बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ जाओगे आप लोग। बिल्कुल, है ना। पायल क्या कह रहे हो आप, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी। देखो पायल, ऐसा है 1857 की जो क्रांति है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मेरठ से शुरू हुई थी। और अगर एमपी की बात करें तो एमपी में नीमच से शुरू हुई। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे एमपी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, एमपी जीके में सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, एमपी जीके में एक एक चीजें आपको पढ़ाऊंगा मैं, बस साथ में बने रहो और थोड़ी मेहनत करते रहो भैया, तो मजा आ जाएगी आपको। चलो, यहां तक की चीजें हमने देख ली थी, इसका लोड नहीं लेना है अपन को, इसका लोड नहीं लेना है, बस इसको बार बार अपन को पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इतनी सारी चीजें कैसे याद होगी, भाई एक सीक्वेंस बना लो। 1740, 1740 में क्या होता है, देखो मैं पूरा आपको बोल के बताता हूं। देखो 1740 में भाई मराठा गोंडवाना को जीत लेते हैं। कौन जीतता है, राघोजी प्रथम। 1818 में अंग्रेज मराठाओं से इस क्षेत्र को ले लेते हैं, सागर और नर्मदा को। ठीक है, ये व्यवस्था उनकी चलती रहती। फिर 1853 में अंग्रेज विदर्भ भी, नागपुर और विदर्भ भी ले लेते हैं, किससे, मराठाओं से। 1800 कब तक, 53 तक। फिर क्या होता है, ऊपर वाले इलाके पर अंग्रेज जो है वो प्रिंसली स्टेट बना देते हैं और नीचे वाले इलाके को सागर नर्मदा क्षेत्र कहने लगते हैं। फिर क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। 1857 के बाद 1861 में रानी जो है वो सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कर देती है 2 नवंबर को। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बरार क्षेत्र को वो किराए पे ले लेते हैं 1903 में, और 1936 में 24 अक्टूबर को बरार को कब्जे में ले लेते हैं। और इस प्रकार बरार और सीपी को मिला के सेंट्रल प्रोविंस बरार क्षेत्र बना लेते हैं। और 1947 में जब हमको देश आजाद मिलता है तब हमको कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। चलो, यहां से मैं अब दूसरा आपका फेज शुरू कर रहा हूं भाई। ये पॉइंट नंबर दूसरा, आजादी के बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आजादी के बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी वो अब हम देखेंगे। ठीक है, कब से कब तक, 1947 से लेकर 1956 तक, क्योंकि 1956 में फिर एमपी का स्वरूप बदलेगा भैया, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो, अगर आपको ये चीजें समझनी है तो थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा चर्चा को हम अब आगे बढ़ाते हैं। देखो, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं भाई। आजादी के बाद 1947 से 1956 में क्या होता है, इसे समझने के लिए ना आपको भारत की स्थिति को समझना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो भारत के अंदर बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। 1947 में आजादी के बाद की स्थिति मैं बता रहा हूं पूरे भारत की। 1947 में आजादी के बाद भारत की स्थिति को पहले समझो, क्योंकि भारत को समझोगे तभी तो एमपी को समझ पाओगे। तो दोस्तों 1947 में आजादी के बाद भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी
कि भारत में आपको टोटल लगभग 562 रियासतें हुआ करती थी। जब हमें आजादी मिली तो भारत के अंदर कितनी रियासतें हुआ करती थी? 562। इन 562 रियासतों को मिलाना भारत में एक सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर हम इसको ढंग से नहीं मिला पाते तो आज भारत हमको ऐसा नहीं दिखाई देता। बहुत सारी रियासतें तो भारत में मिलने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर रियासत भारत से नहीं मिलना चाह रही थी, जूनागढ़ रियासत भारत में नहीं मिलना चाह रही थी, हैदराबाद रियासत भी कह रही थी हमको अलग रहना है, भोपाल रियासत भी अलग रहना चाह रही थी। तो इन सब रियासतों को मिलाने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब हमने क्या किया, एक विभाग बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने नाम सुना होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के क्या थे? गृह मंत्री थे। और वीपी मेनन, वीपी मेनन जो थे वो उनके सेक्रेटरी थे, उनके सचिव थे, गृह सचिव थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने क्या किया, हर रियासतों को लेटर भेजा कि भैया देखो तुम्हें भारत में शामिल तो होना पड़ेगा, हो जाओ, प्यार से हो जाओ तो अच्छी बात, वैसे भी अकेले कहां से बिजली बना पाओगे, कहां तो सरवाइव कर पाओगे, शामिल हो जाओ। तो इन्होंने जब लेटर्स भेजे तो दोस्तों 559 रियासतें जो है वो भारत में आसानी से शामिल हो गई। इन्होंने बहुत आसानी से एक बार कहने पर 559 रियासतों का विलय जो है वो भारत संघ में कर लिया, इंडियन यूनियन में कर लिया। लेकिन लेकिन सुनना, ये जो 3 रियासतें 62 है ना, तो 3 रियासतों ने मना कर दिया। 3 जो रियासतें थी, 3 रियासतों ने मना किया। ठीक है, कौन कौन सी रियासतें थी ये 3 रियासतें थी। पहली, जम्मू एंड कश्मीर रियासत। जम्मू एंड कश्मीर का कहना था ना हम भारत में शामिल होंगे ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हमें आजाद रहना है। पहली रियासत क्या थी? जम्मू एंड कश्मीर रियासत। उन्होंने कहा भैया हमें आजाद रहना है। दूसरी रियासत जूनागढ़ रियासत। अभी मैं इनके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम इंडिया नहीं पढ़ रहे, हम एमपी पढ़ रहे हैं। और तीसरी है दोस्तों हैदराबाद रियासत। और तीनों बड़ी रियासतें थी, मतलब ये छोटी रियासत नहीं थी। छोटी मोटी रियासत होती तो हम भी कहते यार चलो ठीक है, जाने दो भाई, छोटी मोटी इलाकों को कौन पचड़ में पाले। लेकिन ये बड़ी बड़ी रियासतें थी और हम इनको पाकिस्तान में शामिल नहीं होने दे सकते थे। जम्मू कश्मीर का कहना था कि हमें आजाद रहना है, जूनागढ़ का कहना था हमें पाकिस्तान में जाना है, हैदराबाद का कहना था हमें पाकिस्तान में जाना है। भारत के बीच में पाकिस्तान कैसे बस सकता है? कितनी दिक्कत हो जाती। कहानी भी अलग अलग देखो, जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जो लोग हैं वो मुसलमान थे, लेकिन यहाँ के राजा हिंदू थे। तो हिंदू राजा, मुस्लिम प्रजा, अलग स्थिति। जूनागढ़ की स्थिति अलग थी, जूनागढ़ में ज्यादातर जनता हिंदू थी, राजा मुसलमान था। तो राजा का मन था पाकिस्तान में शामिल होने का, जनता का मन था भारत में शामिल होने का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यहाँ पे चुनाव करवा लेते हैं, चुनाव करवा लेते हैं, जो मतलब जनमत मैंडेट करवा लेते हैं, जनता जो बोलेगी वो हो जाएगा। जनता हिंदू थी तो जनता ने कहा हम भारत में शामिल होंगे, तो जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर आजाद रहने की बोल रहा था, पाकिस्तान ने रातों रात इस पे हमला कर दिया, तो जम्मू कश्मीर भाग के जो है वो हमारे पास आया, तो हमने जम्मू कश्मीर को हमारे इसमें शामिल कर लिया कुछ शर्तों के साथ, जो अभी हमने खत्म की। हैदराबाद अड़ा रहा, हैदराबाद पावरफुल था, अड़ा रहा वो, उन्होंने कहा हम शामिल ही नहीं होते आप में। तो हमने हैदराबाद को मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा चलाया, इसके लिए हमने ऑपरेशन पोलो चलाया। मान ही नहीं रहे थे हैदराबाद वाले, तो सरदार पटेल ने कहा भैया रुको, अब तुम्हें शामिल करना है। सेना भेज दी इन्होंने और उस अभियान का नाम रख दिया ऑपरेशन पोलो। और सेना को देख के घबरा गए हैदराबाद वाले लोग, उन्होंने कहा नहीं हम अब हो जा रहे हैं शामिल, आप हो गए शामिल। ठीक है, तो इस प्रकार धीरे धीरे 562 रियासतों का विलय जो है वो बाद में कर लिया गया। ठीक है, अलग अलग समय पे किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। जैसे जो इसका जम्मू कश्मीर है, इसका 26 अक्टूबर 1947 को जो है वो विलय हुआ है।
जूनागढ़ रियासत का जो विलय हुआ है वो 20 फरवरी को हुआ है दोस्तों, 20 फरवरी 1948 को। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आजादी के बाद इनका जो है वो विलय हुआ है। हैदराबाद का 18 सितंबर 1948 को विलय हुआ है। मतलब आजादी मिल गई है 15 अगस्त 1947 को। जम्मू कश्मीर अक्टूबर तक भारत का हिस्सा नहीं था, 26 अक्टूबर को शामिल हुआ है। ये लोग तो 48 में शामिल हुए। तो हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स थी, इंडिया के जो लोग थे वो इनमें उलझे हुए थे। हमारे यहाँ का जो ये कह लो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो गृह मंत्री, वो सब इसमें उलझे हुए थे। अच्छा, अब ये सब तो चल ही रहा है, भारत का शासन करे कैसे? भाई अंग्रेज तो हमें छोड़कर चले गए। अब संविधान बनने में समय लगता है, हम सबको पता है कि संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है। जब संविधान बनेगा, पुनर्गठन आयोग बनेगा, तब जाके चुनाव होंगे, समय तो लगता है ना उन सब में। तो जब तक स्थिति सही नहीं थी, पूरे के पूरे भारत को दोस्तों आजादी के बाद पूरे के पूरे भारत को 4 भागों में बांटा गया। आजादी के बाद भारत को 4 भागों में बांटा गया। देखो, पढ़ा मैं एमपी रहा हूं, लेकिन उसमें भारत की चर्चा इसलिए आ रही है क्योंकि उसी 4 भागों में एमपी भी तो आएगा। तो आजादी के बाद भारत को 4 भागों में बांट दिया गया 2-4 सालों के लिए कि भैया जब तक चुनाव नहीं हो जा रहे, जब तक व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं हो जा रही है, भारत को 4 भागों में बांटा जाएगा। और वो 4 भाग कौन कौन से होंगे? पहला भाग कहलाएगा पार्ट ए। भारत का पहला हिस्सा क्या कहलाएगा? पार्ट ए कहलाएगा। दूसरा जो हिस्सा है दोस्तों वो क्या कहलाएगा? पार्ट बी। जो तीसरा हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा? पार्ट सी। और ऐसे ही चौथा हिस्सा कहलाएगा पार्ट डी। पूरे भारत को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। कब? आजादी के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि भैया तत्काल में व्यवस्था चलानी थी, नहीं चलानी थी? ठीक है, तो तत्काल में व्यवस्था चलाने के लिए भारत को 4 भागों में बांट दिया गया था, ए बी सी डी। अब सवाल यह है कि भैया किसको किस हिस्से में शामिल करें, किसको किस हिस्से में शामिल करें? तो बहुत सिंपल सा नियम बनाया गया। भैया जहां पहले अंग्रेजों का सीधा शासन हुआ करता था, देखो अंग्रेज कैसे शासन किया करते थे। अंग्रेज जो बड़े बड़े राज्य हुआ, देखो जहां पे अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल था, जैसे सीपीएन बरार, सीपीएन बरार में अंग्रेजों ने अपना एक गवर्नर बिठा रखा था। ठीक है, तो वहां पे सीधे गवर्नर हुआ करता था। अंग्रेज क्या करते थे, जहां पे सीधा उनका कंट्रोल नहीं था, जैसे ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, जो रियासतें हैं, वहां पे अंग्रेज राजा को शासन करने देते थे, लेकिन अपना एक अधिकारी नियुक्त कर देते थे। रेजिमेंट वहां पे एक बना के रेजिमेंट का प्रमुख वहां बना दिया करते थे, है ना? तो जो गवर्नर शासित क्षेत्र हुआ करते थे, अंग्रेजों के जमाने के ऐसे क्षेत्र जहां गवर्नर का शासन था, कहने की बात यह है कि जो अंग्रेजों के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष तौर पर शासित थे, अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष जो शासित क्षेत्र हुआ करते थे वो इसके अंतर्गत आ गए। तो जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो एक जमाने में अंग्रेज सीधे कंट्रोल में लाया करते थे, उन्हें हमने तत्काल में किस में रख दिया कि भैया ये अंग्रेजों के द्वारा बनी बनाई व्यवस्था पे चल रहे हैं, तो हमने इनको पार्ट ए में रख दिया। और इनकी जो संख्या थी, इसमें दोस्तों 9 राज्यों को शामिल किया गया। किसमें शामिल कर दिया गया? इसमें 9 राज्यों को शामिल कर दिया गया। तो उस समय भारत के 9 राज्य पार्ट ए में शामिल थे। क्यों? क्योंकि वो एक जमाने में अंग्रेज सीधे चलाया करते थे। ठीक है, अभी दूसरी बात सुनना भी है दोस्तों। पार्ट बी में उस क्षेत्र को शामिल किया गया जहां पर राजा का शासन हुआ करता था, जैसे होलकर हो गए या सिंधिया हो गए या भोपाल जैसी रियासतें हो गई, है ना, विंध्याचल हो गया। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर राजा का शासन हुआ करता था और साथ में अंग्रेजों ने वहां पर एक विधानमंडल, मतलब लेजिस्लेचर बना रखा था, मतलब वहां पर एक विधानमंडल रहेगा अंग्रेजों का और राजा का शासन रहेगा। उन सभी रियासतों को पार्ट बी में शामिल कर दिया गया। और ऐसी रियासतों, ऐसे राज्यों की संख्या भी उस समय कितनी थी? 9। तो भारत सरकार ने 9 राज्य पार्ट बी में शामिल कर दिए गए। और इसके अलावा भाई जो पार्ट सी था,
दोस्तों वहां पर छोटी छोटी रियासतें, जो छोटी रियासतें थी, जैसे भोपाल रियासत एक छोटी रियासत है, बघेलखंड एक छोटी रियासत। तो छोटी रियासत में अंग्रेज क्या करते थे, अपना आयुक्त मतलब अपना एक सुपरवाइजर वहां पे अपॉइंट कर देते थे, उन्हें पार्ट सी में रखा गया। जैसे भोपाल हो गई, पार्ट सी में आ गई थी। और इसमें दोस्तों टोटल कितने, 10 राज्य हुआ करते थे। कितने राज्य हुआ करते थे, 10। तो टोटल कितने हो गए, 28। और ये जो पार्ट डी था, मैं भारत की बात कर रहा हूं, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ करता था, अंडमान निकोबार को अलग सलग रखा गया। अंडमान निकोबार सबसे अलग है, तो अंडमान निकोबार को पार्ट डी में रख दिया गया। और इस प्रकार ये हो गया कितना, एक राज्य। तो 1947 के समय भारत में दोस्तों टोटल 29 राज्य हुआ करते थे। सभी रियासतों को मिलाने के बाद भारत में कितने राज्य बना दिए गए थे, 29 राज्य बना दिए गए थे भारत में। ठीक है। और वो जो 29 राज्य बनाए गए थे, उन 29 राज्यों को 4 भागों में बांट दिया गया था भारत के लेवल पर। पार्ट ए में 9 राज्यों को रखा गया था, हमें नाम नहीं देखना है, बस इतना याद रखना है कि ये ऐसे राज्य थे जहां अंग्रेज सीधे शासन किया करते थे। ठीक है। पार्ट बी में उन राज्यों को रखा गया जो बड़े बड़े राज्य थे, जहां राजा हुआ करता था और विधानमंडल हुआ करता था। जो छोटी रियासत थी, जहां अंग्रेज अपने सुपरवाइजर आयुक्त नियुक्त करते थे, उन्हें पार्ट सी में रखा गया। और जो अंडमान निकोबार है, उसे किस में रखा गया, पार्ट डी में दोस्तों यहां पर रखा गया है। ओके, अब सुनो भाई, अब सुनना है ना, आगे की बात सुनना जरा। ये तो हो गई भारत की बात। अब इसका प्रभाव एमपी में भी तो देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव एमपी में भी देखने को मिलेगा। तब मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। अब देखिए मध्य प्रदेश की क्या स्थिति उस समय की थी। ठीक है, ये जो विभाजन किया गया उसमें एमपी की क्या स्थिति थी। तो एमपी की स्थिति कुछ ऐसी थी भाई कि एमपी का अगर मैं आपको ऐसे एक मैप बना के बताऊं ये स्थिति को, तो एमपी की जो स्थिति थी वो कुछ ऐसी थी। ठीक है, एमपी के अंदर ये जो भाग हुआ करता था, ये जो भाग हुआ करता था दोस्तों, ये अंग्रेजों के सीधे कंट्रोल में था। इसे अंग्रेज क्या कहा करते थे, सीपी एंड बरार कहा करते थे इसे अंग्रेज। और ये अंग्रेजों के सीधे कंट्रोल में हुआ करता था, इसलिए इसे किस में रखा गया, इसे रखा गया दोस्तों पार्ट ए में। मैंने बताया था ना, पार्ट ए में उसे रखा जाता था जहां पर अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल हुआ करता था। तो जो सीपीएन बरार है हमारे सेंट्रल इंडिया का, वो किस में शामिल हो गया, भारत के उन राज्यों में शामिल हो गया जो पार्ट ए में शामिल थे। 9 में से एक राज्य क्या था, सीपीएन बरार। ठीक है। दूसरा, दूसरे की अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लेके ऐसा ये पूरा क्षेत्र, ये इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, ग्वालियर, जहां पर किसका शासन हुआ करता था, सिंधिया लोगों का शासन हुआ करता था। और यहां पर क्या है दोस्तों, इंदौर। और इंदौर में किसका शासन हुआ करता था, इंदौर में हुआ करता था होलकरों का शासन। भाई यहां पर एक जमाने में होलकर हुआ करते थे। ठीक है, अब तो नहीं रहे होलकर, अब तो सब रियासतें भारत में शामिल हो गई, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो ये जो इंदौर और होलकर वाला हिस्सा है, ये वो बड़ी बड़ी रियासतें हैं जहां पर एक राज प्रमुख हुआ करता था एक जमाने में, और अंग्रेजों का विधानमंडल हुआ करता था। तो इस राज्य को मिलाकर, भाई इस राज्य को मिलाकर किसे, इस ग्वालियर को और दोस्तों इस इंदौर को, इस राज्य को मिलाकर इसे शामिल कर दिया गया किसमें, पार्ट बी में। तो पार्ट बी में दोस्तों जो 9 राज्य शामिल थे, उसमें से एक आपका जो राज्य शामिल था वो क्या था, ग्वालियर और इंदौर। और इस क्षेत्र का नाम जो है वो कर दिया गया था, इस क्षेत्र का नाम जो है वो कर दिया गया था मालवा यूनियन। इसका नाम क्या कर दिया गया था, मालवा यूनियन, थोड़ी समय के लिए कर दिया गया था मालवा यूनियन। तो मालवा यूनियन के नाम से ये जो क्षेत्र है वो किसमें शामिल कर दिया गया था, पार्ट बी में शामिल कर दिया गया। और शुरुआत में ये यहां का जो क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र,
ये जो विंध्य क्षेत्र है ये भी एक जमाने में किसमें शामिल हुआ करता था? मालवा यूनियन में। कब से कब तक? 1948 से लेके 1950 तक ये जो विंध्य क्षेत्र है ये किसमें हुआ करता था? पार्ट बी में हुआ करता था। ध्यान से सुनना। तो जब पार्ट बी बनाया गया तो मालवा यूनियन किस किस को मिला के बनाया गया? ग्वालियर, विंध्य और इंदौर को। तो ग्वालियर, विंध्य और इंदौर को मिला के पार्ट बी बना दिया गया और ये पार्ट बी में 3 चीजें शामिल थी। फिर आगे चल के जब फिर से थोड़ा ध्यान दिया गया तो सरकार को समझ में आया कि यार जो विंध्य है, ये जो विंध्य है ये बड़ी रियासत है ही नहीं, ये तो छोटी रियासत है। ये जो विंध्य रियासत है ये कैसी रियासत है? छोटी रियासत है। उन्हें ऐसा लगा तो ये विंध्य हो गया और विंध्य के साइड में क्या थी? बघेलखंड रियासत। और यहां पर क्या थी? भोपाल रियासत। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र अब आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है जिसमें भोपाल, बघेलखंड और विंध्य है, इसे सरकार ने किसमें शामिल कर दिया? पार्ट सी में शामिल कर दिया। इसे क्या बनाया गया? पार्ट सी का हिस्सा बनाया गया। अब याद रखना ये जो विंध्य है ये 1950 तक पार्ट बी में शामिल था और 1 जनवरी 1950 के बाद विंध्य किसमें शामिल हो गया? पार्ट सी में शामिल हो गया। तो भाई मध्य प्रदेश के अंदर 3 हिस्से हुआ करते थे दोस्तों। 1947 से लेके 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति 1947, अलग कलर से लिखना पड़ेगा भैया नहीं तो वहां हो जाएगा बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 से लेके 1956 तक कुछ ऐसी थी, ऐसी स्थिति थी भाई। मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों 3 हिस्से हुआ करते थे। ठीक है, 3 हिस्से हुआ करते थे। कौन कौन से? चाहो तो अपने मेरे साथ बढ़िया एक मैपिंग कर लो और देखो थोड़ी एफर्ट करोगे तभी बाकी लोगों से आगे निकल पाओगे आप, वरना आप जैसे हो अगर आप वैसे ही बने रहोगे तो फिर उतना ही मिलेगा जितना मिलता आया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले तो थोड़ी एफर्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, और फिर आपको भी पता है कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा था ऑफलाइन, उसी काम को करने के लिए ऑनलाइन अपन आए हैं। ऑनलाइन अपन टाइम पास करने तो आए नहीं, ऑनलाइन अपन क्यों आए हैं? जो काम नहीं कर पा रहे थे ना वहां पे, जो व्यवधान वहां हो जा रहा था, जो लिमिटेशन थी, उसको क्रॉस करना यहाँ का उद्देश्य। तो ये जो क्षेत्र जो मैं अब बोल्ड येलो कलर से बना रहा हूं ये पार्ट बी का हिस्सा था और इसका नाम बदल के मालवा यूनियन कर दिया गया था। और तीसरा अब मैं बनाऊंगा किस कलर से? ब्लू कलर से। ये ब्लू कलर का हिस्सा, ये ब्लू कलर वो हिस्सा है भाई, ये ब्लू कलर वो हिस्सा है जिसे किस में रखा गया था? पार्ट सी में रखा गया था। और इस पार्ट सी में भोपाल भी शामिल था। इस पार्ट सी में जो है वो बघेलखंड और जो आपका क्या है भोपाल और साथ में विंध्य ये भी शामिल थे। ये स्थिति है भाई। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सीपीएन बरार के बाद क्या हुआ, तो आप बताओगे सीपीएन बरार के बाद भारत के 4 हिस्से कर दिए गए थे। ऐसे हिस्से जहां पर अंग्रेज गवर्नर रखा करते थे उसको पार्ट ए में शामिल किया गया और मध्य प्रदेश का सीपीएन बरार पार्ट ए में शामिल हो गया क्योंकि सीपीएन बरार में क्या हुआ करता था? गवर्नर। दूसरा, ऐसे क्षेत्र जहां पर राजा हुआ करते थे, बड़े क्षेत्र थे, अंग्रेज ने उन क्षेत्रों को पार्ट बी में शामिल किया गया था। तो हमारे यहाँ इंदौर और ग्वालियर इनको मिला के सबसे पहले बना मालवा यूनियन और मालवा यूनियन को शामिल किसमें किया गया? पार्ट बी में। और इस मालवा यूनियन में 48 से लेके 50 तक विंध्य क्षेत्र भी शामिल हुआ करता था। पहले विंध्य को बड़ी रियासत के तौर पर शामिल कर लिया गया था और जो भोपाल और बघेलखंड है इसे पार्ट सी में जोड़ा गया और 1 जनवरी 1950 को विंध्य को पार्ट बी से निकालकर किसमें जोड़ दिया गया? पार्ट सी में जोड़ दिया गया। ठीक है भाई, क्या यहां तक की पढ़ाई सबको समझ में आई है? चलो जल्दी से रिस्पॉन्स करो यार पहले, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। मैं बहुत देर से खड़ा हूं तो थोड़ा सा बैठ जाऊं मैं 2 मिनट, जब तक आप लोगों के रिस्पॉन्स देख लेता हूं कि किस किस को यहां तक की पढ़ाई बढ़िया लग रही है। आज ये जो एनोटेशन है ये आज आपको क्लास के बाद दे भी देंगे। बताएं भाई।
बढ़िया बढ़िया है ना। जया, नम्रता, पायल, उर्वशी, शिवानी, नीलू, रितिका, सोनाली। बढ़िया है ना। भारती, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है ना। देखो यही है, देखो हम जब इतने एफर्ट लगाकर पढ़ेंगे ना तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बाहर से आने ही नहीं वाला, कोई समस्या है ही नहीं। हाँ भाई, एक चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि भाई मोबाइल का जो डेटा है उसे रात तक संभाल के रखना पड़ेगा। पहले अपनी क्लासेस मॉर्निंग में चलती थी, तो मॉर्निंग में तुम लोगों को डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती होगी, लेकिन रात आते आते तुम इतना इंस्टा चला चुके होते हो, इतना नेट चला चुके होते हो कि तुम्हारे पास डेटा नहीं बचता होगा। तो या तो फिर अपना रिचार्ज ज्यादा डेटा वाला कर लो। वैसे अनलिमिटेड रहता है क्या यार अब डेटा? क्यों भाई, मजा आ रही है? संस्कार का तो सिनॉप्सिस का भी काम साथ में चल रहा है भाई। प्रिंसी को भी समझ में आ रहा है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। चलें आगे। अब एक एक करके बात करते हैं भाई। अभी कहां, अब तो इनको एक एक करके हम देखने वाले। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। याद रखना, पार्ट डी भारत में था ही नहीं, सॉरी एमपी में था ही नहीं। भारत में तो अंडमान निकोबार को बस शामिल किया गया था उसमें, तो एमपी का उससे कोई लेना देना नहीं। चले हम एक एक करके बात करते हैं भाई। दोस्तों पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश का पार्ट ए में शामिल क्षेत्र। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मैं आपको अभी कहां से कहां तक की बात बता रहा हूं, 1947 से लेके 1956। तो मध्य प्रदेश का पार्ट ए में जो शामिल क्षेत्र है वो क्या था दोस्तों? वो था आपका क्या, सीपी एंड बरार। सीपी एंड बरार, ठीक है। और सीपी का मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोविंस। तो ये वो क्षेत्र था भाई हमारे मध्य प्रदेश का, जो कि 1947 से लेके 1956 तक किसमें शामिल किया गया था दोस्तों? ये शामिल किया गया था आपका किसमें? पार्ट ए में। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ी हम बातचीत करें उसके पहले एक मैपिंग कर लेते हैं। इससे क्या होगा, नोट्स थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है अपनी, और कोई बात तो है नहीं ऐसी। और इसी तरीके का एक ऐसा बना लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो मैप जब बनाओगे ना तो थोड़ा सा इसको यहां से थोड़ा सा ऐसा जो है वो नीचे ले जाना, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ भी इसी के अंदर आया करता है। और ये जो क्षेत्र बन रहा है हमारा, ये जो क्षेत्र है दोस्तों पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता था सीपीएन बरार। ये था सीपीएन बरार। और इस सीपीएन बरार में दोस्तों, इस सीपी एंड, चलो अभी तो उसको हम देखने वाले हैं तो वहां लिखकर कोई मतलब नहीं है। चलिए तो देखिए भाई, हमारे पार्ट ए का हिस्सा सीपीएन बरार हुआ करता था एमपी का, और इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूं। और ये मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई मुझे ना ये सिनॉप्सिस आपको देने हैं, इसलिए हम इतना सब देख रहे हैं। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं भाई। सबसे पहली बात इस सीपीएन बरार की दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब होती, इसका गठन कब होता है, इस क्षेत्र का गठन कब होता है? तो भाई हमने देखा था इस क्षेत्र का गठन सबसे पहले होता है, बहुत सबसे पहले है ना, बहुत पहले 2 नवंबर 1861 को। किसके द्वारा? वो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। सागर नर्मदा क्षेत्र और नागपुर विदर्भ क्षेत्र को मिलाकर क्या बना दिया गया था? सीपीएन बरार बना दिया गया था। तो इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ है भाई आपका कब? 2 नवंबर 1861 को हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो यहां पर फैक्ट रहने वाले, तो फैक्ट से परेशान मत होना, धीरे धीरे याद होगा। शामिल क्षेत्र क्या क्या था भाई? कौन कौन से क्षेत्र दोस्तों इसमें शामिल किए गए थे? वर्तमान में उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं वो हमें देखना है। देखिए इसमें दोस्तों पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ शामिल था। आज जिसे आप नागपुर और विदर्भ कहते हो, नागपुर का वो जो इलाका है ना वो विदर्भ कहलाता, तो विदर्भ शामिल था। और जो जबलपुर वाला इलाका है उसे हम कहते हैं महाकौशल। तो महाकौशल, 3 क्षेत्र इसमें जो है वो शामिल हुआ करते थे, आज के छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल।
दोस्तों 2 नवंबर 1861 को ये बनता है और शामिल क्षेत्र क्या है, छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल इसमें शामिल किए गए थे। भाई देखो कितनी जबरदस्त बात है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा यहां से क्वेश्चन कि सीपीएन बरार में वर्तमान मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शामिल है, वर्तमान मध्य प्रदेश का केवल महाकौशल, क्योंकि छत्तीसगढ़ अब हमारा हिस्सा नहीं रहा और विदर्भ भी अब हमारा हिस्सा नहीं रहा। अच्छा, उस समय तो रियासतें हुआ करती थी, तो दोस्तों इसमें कुल रियासतें कितनी थी, मतलब कितनी रियासतों को जोड़कर ये क्षेत्र जो है वो बनाया गया था उस जमाने में। तो भाई इसके अंदर दोस्तों 15 रियासतें हुआ करती थी उस जमाने में, मतलब सरकार ने 15 छोटी छोटी रियासतों से मिलाकर क्या बनाया था, सीपीएन बरार जो है वो बनाया था। 15 रियासतें, क्या 15 रियासतों के नाम देखना है? नहीं देखना है भाई, अब उतना नहीं पूछा जाता, क्योंकि फिर हर क्षेत्र की रियासतें देखना पड़ेगा, तो 15 रियासतें नहीं देखना है। लेकिन हाँ, एक चीज आपसे पूछी जा सकती है कि इन 15 रियासतों में से कौन सी अकेली एक ऐसी रियासत है। देखिए उस समय के सीपीएन बरार में 15 रियासतें हुआ करती थी, सबको मिला के सीपीएन बरार बनाया गया था। उसमें से केवल एक ही रियासत थी दोस्तों, 15 में से केवल एक रियासत, केवल एक रियासत वर्तमान एमपी में है, वर्तमान एमपी का हिस्सा हिस्सा है। तो फिर बाकी कहां गई भाई, बाकी जो है वो अलग राज्यों में चली गई। आप भी जानते हो विदर्भ आगे चलकर किस में चला जाएगा, महाराष्ट्र में, और छत्तीसगढ़ भी अलग हो जाएगा। तो इन 15 रियासतों में से कुछ रियासत विदर्भ महाराष्ट्र में चली गई, कुछ रियासत छत्तीसगढ़ में चली गई, केवल एक रियासत है जो आज एमपी का हिस्सा है, और उस रियासत का नाम है, उस रियासत का नाम है मकड़ई रियासत, मकड़ई रियासत। और इस मकड़ई रियासत को आज आप हरदा के नाम से जानते हो, आज आप इसे किस नाम से जानते हो, हरदा, नर्मदापुरम के साइड वाला जो जिला है वो हरदा, ठीक है। तो जो सीपीएन बरार हुआ करता था दोस्तों, ये सीपीएन बरार 2 नवंबर 1861 को बना। शामिल क्षेत्र थे छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल। इसमें उस जमाने की 15 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था और उसमें से केवल एक रियासत आज एमपी के पास है, बाकी 14 रियासतें कुछ छत्तीसगढ़ में चली गई, कुछ महाराष्ट्र में चली गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इकलौती ऐसी रियासत है जो एमपी का हिस्सा है, तो आप कहोगे सर मकड़ई रियासत जो है हरदा में पड़ती है, वो जो है वो इसका हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए इसकी राजधानी क्या बनाई गई, मैं राजधानी यहां लिख रहा हूं भाई। दोस्तों इस सीपीएन बरार की राजधानी क्या बनाई गई थी, इन सीपीएन बरार की राजधानी दोस्तों नागपुर को बनाया गया था। वो तो मैंने वहां पर भी आपको पढ़ाया था कि इसकी जो राजधानी है वो क्या बनाई गई थी, नागपुर को दोस्तों इसकी राजधानी बनाया गया था, ठीक है। आगे की बात करते हैं। इसके अलावा अगली जो हम बात करें भाई, यहां का राज प्रमुख कौन था। राज प्रमुख मतलब आज हम उस राज प्रमुख को गवर्नर कह देते हैं, उस समय राज प्रमुख कहा गया था। और इसके अलावा हमें देखना है कि यहां का सीएम किसे बनाया गया था पहला। तो दोस्तों यहां का जो राज प्रमुख है वो बनाया गया था डॉक्टर ई राघवेंद्र राव को। किसे बनाया गया था, ई राघवेंद्र राव जो है उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। और जो रवि शंकर, रविशंकर शुक्ल हैं, वो इसके क्या बने, पहले क्या बने भाई, सीएम बने। पहले क्या बने दोस्तों, सीएम। थोड़ा सा क्या है, इसको मैं इस तरीके से ब्लॉक में लिख दे रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ ना ऐसे व्यक्ति विशेष वाले क्वेश्चन एमपीपीएससी को बहुत मजा आती है पूछने में। जल्दी से देखिए, ये हमने अभी केवल पहले पार्ट के बारे में बात की है और कोई कठिन बातचीत नहीं है। हाँ यार, आजकल आप लोग 5G अनलिमिटेड वाला डेटा जो है वो डलवाया करो, क्योंकि क्लासेस बढ़िया फिर एचडी में देखा करो। पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। वैसे भी सस्ता कोर्स खरीद के तुमने बहुत पैसे तो बचा ही लिए हो, तुम तो जानते हो बहुत ज्यादा पैसा देने के बाद भी ऐसी पढ़ाई ऑफलाइन में लोगों को नहीं मिल रही है। इतना डिटेल में एमपी का गठन कहाँ संभव है, कहीं भी मतलब। एक बार देख लो इसे,
आराम से पढ़ो भाई। देखो एमपी अगर पढ़ रहे हो बड़े इत्मीनान से पढ़ो, बार बार हम पढ़ते नहीं हैं, हम एक बार पढ़ेंगे, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, रिवीजन भी करेंगे फिर, ठीक है। और स्टे मोटिवेटेड। अगर आप रात में 10:30 बजे मन लगाकर अगर पढ़ाई कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन के डिजर्विंग कैंडिडेट हो। आपको आज नहीं तो कल सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही मिलता है सिलेक्शन। जब आप रात दिन भूल कर पढ़ाई करने लगते हो तो सिलेक्शन मिलने की जो तारीख है वो हमारी निकट आने लगती है, एग्जाम निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का पार्ट ए में जो शामिल क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? सीपीएन बरार कहलाता था। कब बना? 2 नवंबर 1861 को बन गया था। और बहुत पहले, क्योंकि हमने देखा था 1857 की क्रांति के बाद ही बन गया था। शामिल क्षेत्र क्या है? अच्छा, इसका गठन कब हुआ? तो सीपीएन बरार का जो गठन है ना वो 2 नवंबर 1861 हम इसलिए लिख देते हैं, 2 नवंबर 1861 इसलिए लिख देते हैं क्योंकि सीपी बना था। सीपी है ना, 2 नवंबर 1861 को क्या बना? सीपी बना। और बरार कब बना भाई? बरार कब बना? बरार तो वो भी देख ही लो यार साथ में। तो बरार कब बना? 24 अक्टूबर 1936। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सीपीएन बरार की फाइनल डेट बताओ, तो फाइनल डेट ये आएगी ना यार। फाइनल डेट क्या आएगी? 24 अक्टूबर 1936। इसकी फाइनल डेट क्या आएगी दोस्तों? फाइनल डेट आएगी 24 अक्टूबर 1936, क्योंकि 24 अक्टूबर 1936 के पहले क्या हुआ करता था? अकेला सीपी हुआ करता था। अकेला क्या हुआ करता था? सीपी, सेंट्रल प्रोविंस। भाई बरार कब जुड़ा? 24 अक्टूबर को। तो 25 अक्टूबर से कहने लगे होंगे अपन उसको सीपीएन बरार। तो डेट थोड़ी सी अपडेट कर लेंगे अपन। 24 अक्टूबर 1936 हमने इसकी डेट देख ली। चलिए भाई, ये हमने अभी तक की जो है वो हमारी पढ़ाई देखी थी पार्ट ए की। आगे चलें क्या? अब पार्ट बी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, इसका रिवीजन आप लोग एक बार कर लेना अपने स्तर पर, और मैं करवाऊंगा कल, ठीक है। मैं कल करवाऊंगा क्लास में। तो मध्य प्रदेश का पार्ट बी में शामिल क्षेत्र। देखिए भाई, मध्य प्रदेश का पार्ट बी में शामिल क्षेत्र दोस्तों, और फिर से वही की वही बातें, वही की वही चीजें। चलिए, अब हमें मतलब जो है वो इस वाले क्षेत्र से है ना, हम इसको नहीं बनाएंगे, अब हम इस क्षेत्र को बनाएंगे। कि पहले जो पार्ट बनाया गया था ये ग्वालियर वाला क्षेत्र है, जो फिलहाल हमारा हिस्सा है, क्योंकि ग्वालियर की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। इसके अलावा ये जो हिस्सा है ये क्या है दोस्तों? इंदौर। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? विंध्य। तो इन तीनों क्षेत्रों को, किस किस को? इंदौर को, ग्वालियर को और विंध्य को, इन तीनों को मिलाकर दोस्तों जो क्षेत्र बनाया गया था उसका नाम रख दिया गया था मालवा यूनियन। क्या रख दिया गया था? मालवा यूनियन। इसका एक और भी नाम था, इसका एक और नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर। इसका एक और नाम क्या हुआ करता था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर हुआ करता था उस जमाने में। कब? 1947 से लेके 1956 तक। इंदौर, ग्वालियर और विंध्य, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया था मालवा यूनियन, या इन यूनियन स्टेट ऑफ क्या बना दिया गया था? ग्वालियर। विंध्य को पहले किस में रखा गया था? पार्ट बी में। मैंने बताया था आपको। कब से कब तक? विंध्य भैया, विंध्य जो है वो 1948 से लेके 1950 तक किसका हिस्सा रहने वाला है? पार्ट बी का हिस्सा रहने वाला है। इसलिए शुरुआत में मैंने इसको पार्ट बी का हिस्सा बताया। आगे चल के फिर विंध्य को बाहर निकाल दिया जाएगा और विंध्य को किस में रख दिया जाएगा? सी में। तो ये जो क्षेत्र बना हमारा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मालवा यूनियन कह रहे हैं, या एक और नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।
है ना, हमेशा ज्यादा महत्व किसको दिया गया है, इंदौर के मुकाबले ग्वालियर को दिया गया। चलिए, जो पॉइंट हमने पहले देखे थे वही सारे के सारे पॉइंट फिर से एक बार जो है वो यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका गठन कब होता है। दूसरा हमें देखना है इसका शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, इसमें शामिल क्षेत्र जो है वो कौन कौन से थे। तीसरा हमें देखना है कुल रियासतें कितनी थी। भाई रियासतों के नाम देखना अब कोई मतलब की बात है नहीं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि अब रियासतों के नाम ही देखते रहेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम इसकी राजधानी देख लेंगे। यहां पर क्या देखेंगे, राजधानी। तो इसकी राजधानी यहां पर देखने वाले हैं, है ना, यहां पर नीचे। और क्या देखना है भाई इसके अलावा, और क्या देखा था हमने, बस इतनी चीजें देखी थी। बाकी तो फिर हमने पदाधिकारी इसके देख लिए थे। जैसे हमने देखा था राज प्रमुख कौन था यहाँ पे, तो हम यहाँ के राज प्रमुख के बारे में देख लेंगे भाई कि यहाँ का राज प्रमुख कौन था, है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पे ना थोड़ी चीजें ज्यादा है, तो वो मैं उसी समय आपको लिख के बताऊंगा। फिलहाल यहाँ की चीजें देखो। अब देखो भाई इसका जो गठन किया गया ना दोस्तों, इसका गठन किया गया है कब, थोड़ा डेट याद रखना, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल 1948 को इसका गठन जो है वो किया गया, क्योंकि कुछ रियासतें मिलने से मना कर रही थी, ये भी उन्हीं में से एक। तो 22 अप्रैल 1948 को बाद में जब ये मिल गए तो फिर सरकार ने इनको मिलाकर क्या बना दिया, इनको सरकार ने मिलाकर बना दिया पार्ट बी। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना ऐसा, ये जो पार्ट बी है ये बन गया। कब बना, 22 अप्रैल 1948। बिल्कुल बिल्कुल, वहां 24 अक्टूबर था, 24 अक्टूबर 1936। ये क्या है, 22 अप्रैल 1948। और ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी इस डाउट में मत रहना कि ये नहीं पूछा जाएगा। एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो कि यार 22 अप्रैल 1948 को ये बना है। लेकिन आपको तो पता है कि भारत में उद्घाटन होते हैं। भारत में क्या होते हैं, उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन जो है वो बाद में हुआ है, मतलब बना दिए लेकिन उद्घाटन हुआ है इसका बाद में। इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका उद्घाटन हुआ है भैया, इसका उद्घाटन हुआ है आपका 28 मई को। उद्घाटन कब हुआ है, 28 मई 1948 को। 22 अप्रैल को बन गया, फिर अप्रैल के बाद मई आया, तो लगभग लगभग एक महीने, जैसे अगर 22 अप्रैल को बना था, 22 मई को ही उद्घाटन कर देते तो बढ़िया हो जाता, लेकिन और उसमें एक हफ्ते का समय लग गया। सरकारी काम कब समय पे हुए, 22 अप्रैल 1948 के बजाय क्या है, उद्घाटन क्या हुआ है, 28 मई 1948 को। और उद्घाटन किसी आदमी ने तो किया होगा, तो उद्घाटन किसने किया है, पंडित नेहरू ने। समझ जाओगे ना, पंडित नेहरू मतलब वही अपने पहले प्रधानमंत्री। तो इसका उद्घाटन पंडित नेहरू के द्वारा किया गया है कब, 28 मई 1948 को। ठीक है भाई। तो देखिए भाई इसका गठन होता है कब, इसका गठन होता है आपका 22 अप्रैल 1948 को, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ है 28 मई को पंडित नेहरू के द्वारा। और दोस्तों इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे वो आपका देखना जरूरी है। तो देखिए इसमें शामिल था आपका इंदौर, इसमें शामिल था आपका इंदौर, और शामिल था आपका क्या, ग्वालियर। तो इंदौर और ग्वालियर शामिल था, और साथ में क्या शामिल था, विंध्य। और विंध्य कब तक शामिल था, 1950 तक। तो 1950 तक विंध्य शामिल था, फिर केवल दो बचे, क्या बचे, इंदौर और ग्वालियर। अच्छा, अब इंदौर और ग्वालियर, विंध्य तो बाद में अलग हो गया। अब इंदौर और ग्वालियर दोनों बड़ी बड़ी शक्ति भाई। ग्वालियर कह रहे हैं हम सिंधिया लोग हैं, बड़े लोग हैं। इंदौर वाले कह रहे हैं हम होलकर लोग हैं, हम भी कोई कम नहीं। राजधानी किसे बनाई जाए, ग्वालियर को बनाया जाए कि इंदौर को बनाया जाए, विवाद हो गया। तो भाई सरकार ने कहा दो राजधानी बना देते हैं, जो समर कैपिटल है, मतलब जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो अलग रहेगी, और जो शीतकालीन राजधानी है वो अलग रहेगी। भाई ठंड के समय अलग राजधानी रहेगी, ठीक है, और गर्मी के समय अलग राजधानी रहेगी। शीतकालीन राजधानी बनाई गई ग्वालियर। क्या बनाएगी, ग्वालियर को क्या बनाया गया, ठंड के समय की राजधानी बनाई गई। और 6.5 महीने, कितने महीने, साल में 6.5 महीने ग्वालियर में राजधानी रहेगी।
और इंदौर को बनाया गया समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो 5.5 महीने रहेगी। मतलब ज्यादा समय के लिए कहां पर रहेगी राजधानी? ज्यादा समय के लिए रहेगी भैया कहां पर? ज्यादा समय के लिए रहेगी ग्वालियर में। कुल मिलाकर सरकार ने किसको ज्यादा महत्व दिया है इंदौर के बजाय? इसमें ग्वालियर को महत्व दिया है। अभी आपको और देखने को मिलेगा ग्वालियर का इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है, वो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सरकार ने जो है वो 2 राजधानी इसकी बना दी। विवाद बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने कहा भैया ठंड के समय में कौन रहेगा? ठंड के समय में ग्वालियर में राजधानी लगेगी। अच्छा, 6-6 महीने भी कर सकते थे कि तुम 6 महीने 6 महीने, नहीं, उन्होंने कहा 6.5 महीने ग्वालियर और 5.5 महीने इंदौर। तो इस प्रकार इसकी जो राजधानी है वो 2 थी। किसकी? मालवा यूनियन की। तो मालवा यूनियन की जो राजधानी है वो कितनी हुआ करती थी? 2 हुआ करती थी। अब यहां पर ध्यान देना, इस मालवा यूनियन का बाद में नाम भी बदला गया। इस मालवा यूनियन का नाम 1950 के बाद बदल के मध्य प्रांत कर दिया गया। जैसे ही विंध्य को हटाया गया, भाई जब तक विंध्य शामिल था यूनाइटेड स्टेट ऑफ क्या कहलाया करता था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर कहलाया करता था, नाम ही ग्वालियर पे, या फिर मालवा यूनियन कहलाया करता था। लेकिन जब विंध्य हट गया तो क्या कहने लगे? मध्य प्रांत कहने लगे। तो इस फैक्ट को भी याद रखना। चलो, रियासतें कितनी हुआ करती थी दोस्तों? इसमें इसमें कुल रियासतें हुआ करती थी आपकी कितनी? 26। तो 26 रियासतों को मिलाकर इसे बनाया गया था। जैसे सीपीएन बरार में 10 रियासतें हुआ करती थी, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें कितनी रियासतें हुआ करती थी? 26। अभी पूरा रिवीजन कर लेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बिल्कुल परेशान नहीं होना, पूरा रिवीजन करवा देंगे, पूरा मजा आ जाएगा। और ज्यादा परेशान होने ही नहीं है। ये पीपीटी आपको तुरंत मिल जाएगी आज, लेक्चर के 15-20 मिनट के बाद आपको जो है वो ऐप में भी मिल जाएगी और इसमें भी मिल जाएगी। एक बार पढ़ के देखो भाई, एक बार पढ़ के देखो क्या क्या हमने देखा है। अब हम यहाँ के पदाधिकारियों के बारे में फिर बात करेंगे। अब देखिए भाई, थोड़ा सा रिवीजन कर लो। देखो, इस पूरे के पूरे पार्ट बी में शामिल किया गया था मालवा यूनियन या यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, जिसमें विंध्य, ग्वालियर और इंदौर शामिल था। आगे चल के 1950 में विंध्य को पार्ट सी में डाल देंगे और इसका नाम बदल के मध्य प्रांत कर देंगे। इसकी 2 राजधानियां थी। ठंड के समय की राजधानी ग्वालियर 6.5 महीने, और गर्मी के समय की राजधानी इंदौर 5.5 महीने। गठन हुआ है 22 अप्रैल 1948 को, उद्घाटन हुआ है 28 मई 1948 को। ठीक है, 1 महीने 6 दिन के बाद पंडित नेहरू के द्वारा। इंदौर, ग्वालियर इसके मुख्य क्षेत्र थे, विंध्य को हटा दिया गया था। रियासतें कितनी थी? 26। अब फिर वही बातें हमें देखनी है कि राज प्रमुख किसे बनाया गया। जैसे भाई सीपीएन बरार में राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ई राघवेंद्र राव को। तो यहाँ पे राज प्रमुख भी बनाया जाएगा। तो भाई यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया ग्वालियर के राजा को। भाई ग्वालियर को ही तो इंपॉर्टेंस देंगे ना। तो यहाँ का जो राज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था जीवाजी राव सिंधिया को। तो फिर तुम्हें देखने को मिला कि सरकार ने किसे ज्यादा महत्व दिया है होलकरों के बजाय? सिंधिया को। तो इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? जीवाजी राव सिंधिया को। फिर लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होता, तुम ग्वालियर ही ग्वालियर को सब कुछ दे रहे हो यार, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक काम करते हैं, उप राज्य प्रमुख भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? उप राज्य प्रमुख जो है वो भी बना देते हैं। ये उप राज्य प्रमुख एक प्रकार का सांत्वना पुरस्कार रहता है, जैसे उप मुख्यमंत्री रहता ना, उप प्रधानमंत्री, सांत्वना पुरस्कार है सेटिस्फेक्शन देने के लिए। ये बनाया गया था दोस्तों किसको? यशवंत राव होलकर को। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी ज्यादा लड़ो मत भाई, परेशान मत हो। यशवंत राव जो होलकर थे, अब यशवंत राव के नाम से 3 राजा हुए हैं, तो ये यशवंत राव होलकर सेकंड थे। तो पॉलिटिक्स देख रहे हो, इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ग्वालियर के राजा। देखो, पहली बात तो ये समझो कि पार्ट बी में किसे शामिल किया गया था? पार्ट बी में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया था जहां एक राजा हुआ करता था और एक विधानमंडल हुआ करता था। तो राजा ग्वालियर में भी था और इंदौर में भी था, दोनों का अपना अपना ईगो। तो राज प्रमुख बनाया गया किसको? ग्वालियर वाले को, जीवाजी राव को। और उप राज्य प्रमुख किसे बना दिया गया? यशवंत राव होलकर को। किसे बनाया गया? यशवंत राव होलकर को। और इस पार्ट बी में क्या हुआ करता था? इस पार्ट बी में एक विधानमंडल भी तो हुआ करता था यार।
भाई शर्त ही थी पार्ट बी में वो शामिल होगा जिसमें एक राजा रहेगा और एक क्या रहेगा, विधानमंडल रहेगा। तो विधानमंडल में एक क्या रहना चाहिए, अध्यक्ष। दोस्तों विधानमंडल में एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और एक क्या होता है, उपाध्यक्ष। तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो विधानमंडल का जो अध्यक्ष था उसका नाम था अनंत सदाशिव। इसका नाम था दोस्तों अनंत सदाशिव पटवर्धन। हाँ भाई पहली बार पढ़ोगे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एग्जाम निकालना है तो मेहनत से कंजूसी नहीं चलेगी। और उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे। आज इतने ही पढ़ लेंगे लेकिन रिवीजन करेंगे और पूरा पढ़ेंगे, शॉर्टकट नहीं चलेगा। विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है, ये उपाध्यक्ष थे। मैंने पहले ही बताया आपको पार्ट बी में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया था दोस्तों जहां पर एक राजा हुआ करता था और एक विधानमंडल हुआ करता था। तो राज्य प्रमुख बनाया गया जीवाजी राव सिंधिया को सरकार ने, और उप राज्य प्रमुख बनाया यशवंत राव होलकर सेकंड। विधानमंडल के अध्यक्ष बनाए गए अनंत सदाशिव पटवर्धन और उपाध्यक्ष बनाए गए विष्णु विनायक सरवटे। और विधानमंडल का जो नेता होता है वो क्या कहलाता है, विधानमंडल का नेता क्या कहलाता है भाई, विधानमंडल का नेता कहलाता है दोस्तों सीएम। तो यहां पर एक सीएम भी तो रहा होगा, यहां पर एक क्या रहा होगा, सीएम रहा होगा। और सीएम थे यहां के लीलाधर जोशी। कौन थे, लीलाधर जोशी यहां के क्या थे दोस्तों, सीएम थे। तो यहां का सीएम कौन हो गया, लीलाधर जोशी जो है वो यहां के क्या हो गए, सीएम हो गए। इतनी चीजें हमें भाई पार्ट बी के बारे में देखना है। पूरी स्लाइड भर दी हमने तो इसकी। और पढ़ाएं कि खत्म करें भैया आज की क्लास, इतना काफी है मेरे ख्याल से आज। फिर कल हम जो है वो विंध्य और भोपाल के साथ पढ़ाई को शुरू कर लेंगे, वरना ज्यादा हो जाएगा फिर आपके लिए, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है दोस्तों, है ना। एक क्लास में खत्म करना हमारा उद्देश्य तो है नहीं, तो थोड़ा रिवीजन करवा दें। चलो पहले रिवीजन कर लो, एक शॉर्ट रिवीजन। मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूं भाई, मैं केवल दिखवा रहा हूं, क्योंकि रिवीजन मैं करवाऊंगा कल, जैसे आज की क्लास शुरू करवाए थे बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखिए यहां तक की सारी चीजें आपको पढ़ा दिए थे कि भाई इस तरीके से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बन गया था। हमने हमारी आज की पढ़ाई यहां से शुरू की थी, जिसमें हमने देखा था आजादी के बाद 1947 से 1956 की क्या स्थिति थी। और फिर हमने देखा, फिर हमने क्या देखा है, फिर हमने देखा कि 1947 में आजादी के बाद भारत में 562 रियासतें हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने 559 रियासतों को मिला लिया। लेकिन ये जो तीन रियासतें थी, ये जो तीन रियासतें थी, जम्मू कश्मीर रियासत, हैदराबाद रियासत, और कौन सी रियासत, जूनागढ़ रियासत, ये नहीं मिल पा रही थी। और फिर अलग अलग तरीके से उनको मिलाया गया, वो फिलहाल विषय नहीं है। और फिर जब सारी रियासतें मिल गई तो भारत को 4 भागों में बांटा गया। अंग्रेजों के ऐसे क्षेत्र जहां गवर्नर हुआ करता था उसको पार्ट बी, जिसमें 9 राज्य शामिल किए गए। जहां पे राजा और विधानमंडल हुआ करता था, पार्ट बी, इसमें 9 राज्य। जो छोटे क्षेत्र थे भोपाल टाइप के, उन्हें ऐसे 10 राज्य, और अंडमान निकोबार 1 राज्य। ऐसे 29 राज्य उस समय बनाए गए जिन्हें बांटा गया था। और इस लिहाज से देखा जाए तो एमपी में जो है वो 3 क्षेत्र बन गए। सीपीएन बरार गवर्नर वाला क्षेत्र था तो पार्ट ए में शामिल हो गया, जो ये क्षेत्र था पार्ट बी में शामिल हो गया, और सी वाला क्षेत्र जो है वो रह गया है। आज हमने ये दोनों पढ़ लिया है, सी वाला क्षेत्र हम कल देखेंगे, जिसमें हम विंध्य और बघेलखंड और भोपाल, है ना, भोपाल अलग रियासत थी तो भोपाल अलग देख लेंगे। चलो फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा पार्ट ए सीपीएन बरार, एंड देन फिर हमने क्या देखा, मालवा यूनियन। और फिर ये स्थिति जो है ये भाई कल की स्लाइड का हिस्सा है, ये मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत बची नहीं। चलो यहां तक की चीजें हमने देखी है भाई, और कल की क्लास में हम दोस्तों पार्ट सी को समझेंगे। फिर पार्ट सी को समझने के बाद 1956 के बाद एमपी की क्या स्थिति रही, फिर वो हम पढ़ेंगे, कैसे जिले बने। भाई पूरे 55 जिले तक पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल यहाँ आज की क्लास को खत्म कर रहे हैं दोस्तों। और जो नए लोग हैं मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि भाई आप क्या करो, अपना प्लेनेट का जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर,
उस पर एक मैसेज मुझे कर दो, मैं आपके साथ कांटेक्ट करके आपकी पूरी एक स्ट्रेटजी बना दूंगा। क्योंकि देखो 10 लेक्चर थोड़े से आपके छूट गए हैं, किसके, एमपी के। उन 10 लेक्चर को आप लगा लोगे तो आपको बहुत मजा आने लगेगा, जहां पे मैंने एमपी की पूरी मैपिंग पढ़ाई है भाई, ठीक है। और जो लोग भाई पहले लगा चुके हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि प्लीज यार एमपी की मैपिंग को, लेक्चर को एक दो बार और देख लो। ये मत करना कि आगे आगे पढ़ाई चल रही है और पीछे पीछे बिल्कुल आप धो रहे हो उसको। प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए एमपी का, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, चाहते हो तुम अपने भविष्य को लेकर कि तुम बढ़िया एक बार पढ़ो और तुम्हें चीजें याद हो जाए, प्लीज मेरा कहना मान लो, ठीक है। आप भी देख रहे हो पूरी मेहनत हो रही है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार लेक्चर लगाने पड़ेंगे। अपन ये 2-2.5 घंटे क्यों पढ़ते हैं? 2-2.5 घंटे की क्लास इसलिए रखते हैं ताकि तुम बाकी पुराना अपना रिवीजन कर सको, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को 2 हिस्सों में बांटना है, जो आज का पढ़ा है वो भी पढ़ना है, और जो पहले की अपनी पढ़ाई है उसका बार बार रिवीजन करना है अपन को। तब तक करना है जब तक की चीजें याद ना हो जाए। चलिए, तो आज की इस क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मजा आया होगा, और कल फिर मिलेंगे इसी समय पर भाई। और फिलहाल के लिए नमस्कार, मस्त पढ़ाई करो, और सुबह मिलिए भाई सब लोग, कहाँ पर, फिजिक्स वाली क्लास में, ठीक है।